पे जो आपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डीडीसी स्वागम के लिए जो फॉर्म भरा है, आपको लगता है कि आप ये सीट जीत पाओगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैं सारे लोगों से जो आपका चैनल देखते हैं, जो आपका ये प्रोग्राम देखेंगे, उन सबको मेरी तरफ से प्यार और एहतराम भरा सलाम। और जहाँ तक बात आपने जीतने की बोली कि ये सीट मैं जीत पाऊँगी, तो पहले मैं आपको बोलूँगी कि कामयाबी का मतलब ये नहीं होता कि आप हर कोई लड़ाई लड़ेंगे और जीत जाएंगे। सक्सेस मीन्स कि यू हैव टू बी इन द बैटल फील्ड, और इफ़ योर कॉज इज़ वेरी गुड, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर एनी गुड स्टेप, आई मीन, तो वहाँ पे हार जीत तो ये अलग बात है। हम काम करने के लिए आए हैं, लोगों की खिदमत करने के लिए आए हैं, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि लोग हमें सपोर्ट करेंगे, स्पेशली यूथ हमें सपोर्ट करेगी और इंशाल्लाह वोट भी करेगी और हम जीत भी जाएंगे। मैडम, अगर हम बात करेंगे, एक तरफ से गुपकार एलिमेंट्स, दूसरी तरफ से बीजेपी और कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, नारेबाजी बहुत हो रही है। उसके बावजूद भी आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सागाम बुला के डीडीसी इलेक्शन लड़ रही हो। आपको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्या आपको आप ये सीट हासिल कर पाओगे? सर, अगर आपने बात की अलाइंसेस की या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ये डेवलपमेंटल काउंसिल की इलेक्शंस हो रही हैं। अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स इसमें है नहीं। ये एक इनिशिएटिव है जो मैं इससे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये वो इलेक्शन है जो बेसिकली डेवलपमेंट के लिए लिया गया, जो हमारी प्रीवेलिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ करने में फेल हो गई हैं, जो ये नहीं कर पाए हैं आज तक। इनके टेन्योर में जो इन्होंने काम किया है वो पूरी दुनिया देख चुकी है, चाहे जिसमें गुपकार अलायंस है, चाहे इसमें आपने कोई और पार्टीज़ का भी जिक्र किया, ये वो नहीं कर पाई। अगर मैं आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, मैं सागाम ब्लॉक से हूँ। हमारा जो सागाम ब्लॉक है ये अड्डा बन चुका है। इस पर कुछ टिपिकल, कुछ स्पेसिफिक लोग काम करते हैं। चाहे इसमें अगर आप नरेगा का देखोगे, आप कोई सीडीपी पंचायत की बात करेंगे, इसमें कुछ गिने चुने लोग काम करते हैं। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ, ये डीलिमिटेड है पंचायत कॉन्स्टिट्यूंसी, इसको 3 बनाई गई है। और जहाँ तक ये कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी की बात मैं करूँगी, ये कॉन्स्टिट्यूंसी थी कॉन्स्टिट्यूंसी कोकरनाग, और इस कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे एमएलए साहब ने इलेक्शन जीता था। ये कोई 1,22,000 करके 1.5 लाख तक का लगभग इसमें वोट होगा एज पर सेंसस। लेकिन उस सेंसस के हिसाब से अगर उन्होंने इलेक्शन जीता है कोई 22,000 23,000 वोट लेके, तो बाकी का जो 1 लाख का वोट है, वो चाहे कुछ उसमें वो लोग हैं जिन्होंने वोट किया क्योंकि उनको गिले हैं शिकवे हैं सिस्टम से, गिले शिकवे हैं पॉलिटिकल लीडर से, उन्होंने वोट नहीं दिया। स्पेशली यूथ, ये एक सबसे बड़ा पावर है, तो इनके गिले शिकवे के हिसाब से 1 लाख का जो वोट था वो पेंडिंग रहा। उनको कोई किसी ने देखा नहीं, कोई उनकी बात करता नहीं, उनकी डेवलपमेंट एक साइड पे चली गई और यहाँ पे एक माफिया क्रिएट हुआ। कोई इनके गिने चुने चमचे होते हैं जो काम करते हैं, जिन्होंने अपना काम करना होता है, बाकी लोगों को दाव पे लगाया हुआ है, और यही लोग फिर इन पॉलिटिकल लीडर्स के पास तक भी नहीं जा पाते हैं। इनसे अपना कोई मुतालबा होता, कोई काम होता छोटे से छोटे, क्योंकि हम बाई दिस और द अदर वे वी आर बाउंड टू विजिट दीज कैंडिडेट्स, यू नो, इफ़ दे आर सोशल रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर वो हमारी बात आगे पहुँचाते हैं, तो ये 1 लाख 1.5 लाख लोग हैं जो इसमें सफ़र हो रहे हैं, जिनका काम कोई सुनता नहीं। क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स का मकसद यही होता है कि वो अपने लिए जीत जाते हैं, अपने रिश्तेदारों तक उनकी चीज़ें महदूद रहती हैं, और एक मेजॉरिटी पोर्शन जो होता है वो सफ़र हो जाता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। एक समाज में एक तबका होता है जो काम करता है, और मेजॉरिटी पोर्शन जो होता है वो नेग्लेक्ट किया जाता है। हम उनके लिए काम करना चाहते हैं जो नेग्लेक्ट हुए, और जो काम करते हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली काम करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं, एक वैक्यूम है, लोगों को स्कीम्स का नहीं पता, लोगों को पता नहीं कि वो अगर 100 डेज़ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट नरेगा देता है, वो इनको कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं देता। वो इनको गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, वो इनको इनके पास जाने के बगैर भी इनको वो मिल सकता है, जबकि ये पॉलिटिकल लीडर उसके बीच में अपने आप को एक ज़रिया बनाते हैं और इनको कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास जाने नहीं देते हैं। और हम एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। उनका ये काम है लोगों को बोले कि आपको पॉलिटिकल लीडर से ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपका काम डिपार्टमेंट के पास है, आप आएँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने पहले डिस्कस किया था ई गवर्नेंस का, मैंने गुड गवर्नेंस की बात की थी। वो एक खुशनसीबी होगी अगर वो इम्प्लीमेंट किया जाए, अदरवाइज़ ये बुक्स में रूल्स बनते हैं फिर इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। उसमें डिपार्टमेंट्स का कोऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ई गवर्नेंस में था कि लोगों को घर घर जाने की ज़रूरत नहीं थी, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फ़ाइल जाती थी, करप्शन के वो ढेर लगते थे, फिर भी वो फ़ाइल उनकी नहीं सुनाई देती थी। मसला ये है कि ई गवर्नेंस में वो करप्शन को ख़त्म किया जा सकता है। तो लोगों से मैं गुजारिश करती हूँ कि इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं, अपने बच्चों को अवेयर करें। बच्चों को मैं खासकर पढ़े लिखे लोगों को मैं चाहती हूँ
हूँ कि वो पढ़ें, वो ई गवर्नेंस देखें, वो देखें कि अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट्स की कहाँ कहाँ पे हो, तो इनसे ना डरें। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इन चीज़ों पे वो काम करें, वो इंशाल्लाह सब चीज़ों से वो इंशाल्लाह इसमें बेनिफिशियल रहेंगे, उनको उनके हक का काम मिलेगा। हम इनकी हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इनके हक के लिए काम करना चाहते हैं। स्पेशली यूथ जो हमारे एरिया में, स्पेशली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ तक मैं इसकी बात करूँ, मैं सागाम ब्लॉक से हूँ। हिलड़ एक हमारा कनेक्टिविटी एक एरिया पड़ता है, एक सागाम, इसके बीच में हमने पिछले जहाँ से मैं देख रही हूँ, हमने अभी तक कोई ट्रांसपोर्ट नहीं देखा है। इसमें बहुत सारी आबादी हैं, 800-900 नहीं, इसमें 3-4 हज़ार चूल्हे दर्ज हैं, जिनको अभी तक ये नहीं पता कि हमारा सागाम या हिलड़ मेन मार्केट पड़ता है। हम इलाके से हैं, तो पिछड़े इलाके से हैं, तो यहाँ से हमारा जो एरिया है वो एरिया हम डिस्कनेक्ट हैं, क्योंकि हमने अभी तक ट्रांसपोर्ट नहीं देखा है। ये एक मेजॉरिटी तबका है जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हम काम करना चाहते हैं और लोगों को इन चीज़ों से वाकफियत दिलाना चाहते हैं। मैडम, अगर हम बात करेंगे दफ़ा 370 और 35 से हटने के बाद पहली बार डीडीसी इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपको लगता है कि दफ़ा 370 वापस आ सकता है इससे? देखिए, दफ़ा 370 का एक तो मामला सुप्रीम कोर्ट है, जो एक बड़ी अदालत है जहाँ पे ये चल रहा है, और जिन अभी तक पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, जिन्होंने हमें बेच के खाया हुआ है, वो तक इसमें चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद इसको वापस नहीं लाए, वो नहीं कर पाए। और ये एक डीडीसी इलेक्शन है, इनके हित में तो इनके इहाते का ये काम ही नहीं है। कोई भी डीडीसी कैंडिडेट उठ के कोई बोलता मैं आपको बेरोजगारी से ख़त्म करवा के तो आपको नौकरी दिलाऊंगा, कोई बोलता मैं दफ़ा 370-35 को वापस ले आऊँगा, ये उनके बस की बात नहीं है। इनके अंडर एक अपना स्पेसिफिक एरिया है। डीडीसी को लेके लोगों को गलत फहमी है। ये एक वो इलेक्शन है जो एक स्पेसिफिक एरिया में आपको अपने डेवलपमेंट के काम कराने हैं। इसमें आपको 10-20 डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको अपने एरिया के लिए काम कराने हैं, और वो काम हम इंशाल्लाह डिपार्टमेंट से भी लेंगे और अपनी यूथ को उसमें एडजस्ट भी कराएंगे। वो काम जो कोई स्पेसिफिक तबका करता है, जो ये सिकफेंट्स है, चमचेगिरी करने वाले लोग हैं, इनको निकाल के अपने पढ़े लिखे यूथ को, या कोई ना पढ़ा है, चाहे वो कोई डिप्रेशन के शिकार हैं, फाइनेंशियल वो अनअवेलेबिलिटी की वजह से जो प्रॉब्लम्स में हैं, उनको इसमें एडजस्ट करेंगे, उनको डेवलपमेंट के लिए आगे ले आएंगे। सियासत की बात की थी सर, हमारे बुजुर्गों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो बहुत पहले से बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से, चाहे पीडीपी से, चाहे कोई गुपकार अलायंस में जो अब इनका गठजोड़ है, कोई भी अलायंस आज तक जितनी भी पार्टीज़ ने काम किया, इन्होंने खास करके हमारा एक अच्छा तबका है, बुजुर्ग लोग हैं, उनको बेवकूफ़ बनाया। और सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके माध्यम से मैं चाहती हूँ कि लोगों तक बात पहुँचे, खासकर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को। हमारे कल्चर का एक हेरिटेज है हमारी एसटी कम्युनिटी, या ओबीसीज है, एसटीज है, हमारे उस तबके को पिछले इतने सालों से, जब से गवर्नमेंट इनकी चल रही है, हमारी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी एक बहुत ही बड़ा कल्चरल हेरिटेज है, उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तब से लेके आज तक ही उनको कुछ नहीं दे पाए। आज उनके साथ झूठे वादे किए जा रहे हैं। और साथ में एक सबसे इम्पोर्टेंट मसला जो है कि आज हमें घर घर जाके कोई एक बंदे को बोलते हैं कि हमें 500 वोट चाहिए, उनके सौदाबाजी घर बैठे बैठे करें। मैं लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इन दलालों की दुनिया से बाहर आएँ और अपने लिए एक अच्छा कैंडिडेट करें, जो आपके लिए प्लान बनाए, जो आपकी डेवलपमेंट का प्लान बनाए, जो आपको इस सियासत और गंदी सियासत जो यहाँ पे गंदी पॉलिटिक्स की गई है उससे उनको बाहर रखे। और हमें पार्ट लेना चाहिए, नौजवानों को पार्ट लेना चाहिए पॉलिटिक्स में, क्योंकि अगर हम हिस्सा ना लेंगे सियासत में तो हम अपना कैरियर, अपनी सियासत का कैरियर उन लोगों के हाथ में दे देंगे जो हमें कल को कहीं पे भी डुबा देंगे, इवन डुबा भी लिया है। तो बस उसी का खमियाजा हम भुगत रहे हैं और हम चाहते हैं इससे हमें निजात में। मैं अगर अपनी बात करूंगी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। मैंने छोटी ज़िंदगी, गरीबी से लेके अमीरी तक की ज़िंदगी देखी है। मेरी इतनी वुक्कत सकत नहीं है कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैंडेट लूं, मैं पीडीपी से मैंडेट लूं, मैं अपनी पार्टी से या बीजेपी से मैंडेट लूं, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ प्रोपोर्शन ऑफ कास्ट। 1 करोड़ रुपया, 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपयों के वो देने पर उनको सीट मिलती है। अब इनको बदनाम करने के लिए, खासकर पढ़े लिखे बच्चों को जो इसमें आ रहे हैं, उनको बदनाम करने के लिए ये एक साजिश है। और अपनी पार्टी एक ऐसी एग्जाम्पल है जिन्होंने इस चीज़ को, यहाँ पे अगर देखा जाए, ये पहली वो पार्टी है आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, तो ये वो पहली पार्टी है जो गए थे और अपनी सरकार बनाने की, डायरेक्ट विदाउट इलेक्शंस के ये चाहते थे कि हमारी सरकार बनाई जाए। तो वो किसके साथ वो सरकार बनाते, उनका सेंटर में नरेंद्र मोदी जी के साथ ही उनका टाई अप होना था, और वो गए भी थे, उनके मुज़ाकरात चले भी, फिर उनकी कहाँ पे चली, कहाँ पे नहीं चली, तो वो सब लोगों को पता है, सब ने देखा है। और
ये हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का साथ दो, इनको वोट दो। इनके पीछे बड़ी साजिश है, लोग इनको कहीं कहीं से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इनका साथ दो। मैं गुजारिश करती हूँ स्पेशली एजुकेटेड अनएजुकेटेड यूथ को कि इनको वोट करो, इनको सपोर्ट करो, और जो आपके लिए काम करे, जो आपकी आवाज़ आके लेके जाए, जो आपकी डेवलपमेंट के लिए काम करें, आपका प्लान बनाए, आपका एक स्ट्रक्चर बनाएं, उनके लिए काम करो। जो आपको डिप्रेशन से बाहर, जो आपको ड्रग डी एडिक्शन से निजात दिलाएं। प्रीवेलिंग पॉलिटिकल पार्टीज ने ड्रग एडिक्शन में यहाँ पे कोई काम नहीं किया। अभी हमारा समाज पूरा ड्रग्स में मुब्तला है, हमारे जवान ड्रग्स में मुब्तला हैं, बड़े गंदे गंदे कामों में इनको मुब्तला किया जा रहा है। कहीं पे एक तो कहीं पे आधी इनको रिश्वत या कोई लालच देके इनको, क्योंकि ये बेरोज़गार है, ये डिप्रेशन में पढ़े लिखे नौजवान। सर मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और एक मुद्दे पे काम करना है, वो है हमारे यहाँ पे बाहर से आए कोई PhD करके, कोई MSc करके बच्चा वो बैठा हुआ है घर पे, जबकि गवर्नमेंट टीचर्स, गवर्नमेंट लेक्चरर्स प्राइवेट बच्चों को पढ़ाते हैं। एक तो उनको गवर्नमेंट के 70-80 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है, साथ में प्राइवेट भी वही काम करवाते हैं। तो हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो बेरोज़गार हैं, उनकी रोज़ी रोटी का किसी को ख्याल नहीं है। मैं लोगों को गुजारिश करती हूँ कि इस प्रॉब्लम में, इस मुसीबत में आपका ताउन चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए। हम इन मुश्किलात से बाहर ज़रूर आएंगे और एक नई सुबह, एक नई रोशनी हमारे घरों में, जहाँ अंधेरा है, जहाँ मुसीबत है, वहाँ पे ज़रूर रोशनी होगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि लोग हमें साथ देंगे, हमारे साथ चलेंगे, हमें वोट देंगे। मेरे पास कोई टेंट नहीं लगा हुआ है, मैं कोई लोगों के घर रात को नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी एजेंसी से नहीं, मैं दिन में लोगों के घर जाऊँगी, लोगों को वोट भी मांगूंगी, सपोर्ट भी, और दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे पता आपकी चैनल के माध्यम से सब लोग मुझे देख रहे हैं, खासकर नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ इस बार वोट करें, क्योंकि हम बहुत गलत हाथों में जा सकते हैं अगर आप अपने वोट का एक भरपूर इस्तेमाल नहीं करोगे। मैडम, जो वादे आज आप इलेक्शन के दौरान लोगों से करते हो, क्या आप ये इलेक्शन जीतने के बाद ये जो वादे आपके हैं लोगों के साथ पक्के रहेंगे? बिल्कुल, मेरा इरादा पक्का है। मैं एक लोगों की खिदमत करने के लिए इस मैदान में आई हूँ। एक टाइम था जब मैं ये कर सकती थी, लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि एक मेरी लेवल कुछ ऐसी थी कि मेरे पास कुछ बुनियादी ज़रूरत अपने अवेलेबल नहीं थे। मैं एक गरीबी की ज़िंदगी भी देख चुकी हूँ। तब अगर मैं इस मैदान में आती तो कोई मेरे ऊपर सवाल उठा सकता था कि जनाब आप शायद कोई लालच से इस मैदान में आए हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है, मैंने पढ़ाई भी की है, मैं रिसर्च स्टूडेंट हूँ। मैं लोगों का काम करने के लिए उतरी हूँ, और ये वादा है मेरा उनके साथ कि मैं अपनी पब्लिक, अपने लोगों के सामने मैं कभी कुर्सी पे नहीं बैठूंगी, उनके साथ खड़ी हूँ, उनके साथ चलूँगी, उनके साथ काम करूँगी। जहाँ उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं हर बार अवेलेबल रहूँगी। आखिर पे क्या मैसेज देना चाहती हो आप अपने आवाम को? मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सागाम ब्लॉक के लोगों से गुजारिश करती हूँ, इसमें जितने भी एरिया हैं उन सबको गुजारिश करती हूँ कि आप प्लीज़ बाहर आएँ, वोट दें, अपना सपोर्ट करें, उसी कैंडिडेट को जिताएं जो इनका काम करेगा, जो इनको पुरानी सियासतदानों की जैसे इनको कोई गलतफहमी में ना रखें। ये इस सियासत की जिन्होंने हमें पिछले, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, जहाँ से टर्माइल स्टार्ट हुआ है हमारी जम्मू कश्मीर में, तब से इन्होंने हमें धोखे पे धोखा दिया है, और अपने ज़ाती अगराज़ व मकासद को पाने के लिए बहुत बेवकूफ़ बनाया है लोगों को। मैं लोगों को गुजारिश करती हूँ, अपने वोट को सही इस्तेमाल करो, अच्छे कैंडिडेट को चूज़ करो जो आपकी तरक्की की और आपकी ज़िंदगी को लेके जाएगा, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करेगा। वो हमारी आने वाली सुबह बहुत अच्छी होगी और तरक्की याफ्ता होगी। हमारा चुनाव निशान अभी आज ऑफिशियल हुआ है, मैंने पहले इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि अभी आज ऑफिशियल होना था उसका। तो हमारा चुनाव निशान इलेक्शन ऑफिसर्स के थ्रू से हमें एक ट्रक मिला है ऑफिशियल, हमारा इलेक्शन का चुनाव का जो निशान है। मैं लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप हमें वोट करें। हमारा चुनाव निशान ट्रक है, वो आपके पास इंशाल्लाह पोस्टर्स और बैनर्स की थ्रू से इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, और उसी पे आपको हमें वोट करना पड़ेगा। मैं आपको एक मेरा नारा है कि आई कैन नॉट वर्क अलोन, your vote and support will be a backbone. I hope everybody will support me, especially youth of my constituency. They will completely cooperate and support to have a candidate who will work for their necessities, who will work for their upliftment. इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो मुझे वोट ज़रूर करेंगे। मैं इरफान अहमद चक DDC इलेक्शन बोनियार कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहा हूँ। मेरी गुजारिश है बोनियार के जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहे गाँव लोग, बहनें, भाई और नौजवानों से मेरी यही अपील है कि आप अपना कीमती वक्त 7 दिसंबर को निकाल के, टेबल मेरा निशान है, टेबल का बटन दबा के मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए और बोनियार के लिए एक नया इनकलाब होगा। मेरा जो चुनावी निशान है वो टेबल है। टेबल 7 दिसंबर को अपना जो कीमती से कीमती वक्त निकाल के मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आप मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए।
Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.